अब बात करेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के हरिद्वार दौरे की। तो कई परियोजनाओं का उद्घाटन उनकी तरफ से किया गया और उत्तराखंड में होने वाले चुनावों से पहले घुसपैठियों को जिक्र करते हुए घुसपैठियों को देश से बाहर निकालने का संकल्प भी इस बीच उन्होंने लिया है। तो आपको बता दें कि जो दौरा रहा ये काफी ज्यादा अहम रहा है। इस दौरान कई प्रोजेक्ट्स की आधारशिला भी उनकी तरफ से रखी गई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने देवभूमि हरिद्वार से देश से एक एक घुसपैठिए को बाहर निकालने का संकल्प लिया। उत्तराखंड में हमारे मुख्यमंत्री धामी जी ने लगभग 10,000 से ज्यादा अतिक्रमण उखाड़कर फेंक दिए। 10,000 से। सिर्फ अतिक्रमण की बात नहीं है, मैं आज उत्तराखंड की जनता को कहने जा रहा हूं कि पूरे देश से जहां जहां घुसपैठिया है, केदारनाथ धाम से लेकर कन्याकुमारी तक, एक एक घुसपैठिए को चुन चुन कर हम भारत के बाहर निकालने का काम करेंगे। भारत के बाहर। गृह मंत्री अमित शाह ने आगे बढ़ते हुए CAA का मुद्दा भी उठाया और कहा कि बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान से जो अल्पसंख्यक शरणार्थी आए हैं उनका भारत पर बराबर का हक है। इस देश पर हमारे जो हिंदू शरणार्थी बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान से आए हैं, सिख शरणार्थी आए हैं, बौद्ध शरणार्थी आए हैं, जैन शरणार्थी आए हैं, इस देश पर उनका इतना ही अधिकार है जितना नरेंद्र मोदी जी का अधिकार है। गृह मंत्री शाह यहीं पर नहीं रुके, उत्तराखंड में डेमोग्राफी चेंज पर चिंता जताई और CM धामी के इस दिशा में उठाए गए कदमों की जोरदार तारीफ भी की। मैं तो बधाई देना चाहता हूं धामी जी को। धामी जी यहां पर यूनिफॉर्म सिविल कोड लेकर आए। नागरिक का धर्म कोई भी होगा, एक ही कानून से उसको देश में रहना होगा। और उत्तराखंड हमारा देश भर में UCC को लागू करने वाला पहला राज्य बना है, पहला राज्य बना। और ये UCC ही जनसांख्यिकी में जो अप्राकृतिक वृद्धि है, ये अप्राकृतिक वृद्धि को रोकने का काम भी UCC ही करने वाली। इस मौके पर उत्तराखंड के CM पुष्कर सिंह धामी ने PM नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के कामों की जोरदार तारीफ की और कहा, राज्य में डबल इंजन की सरकार का नतीजा है कि आज उत्तराखंड में जोरदार विकास हो रहा है। मोदी जी के नेतृत्व में, आदरणीय गृह मंत्री जी के मार्गदर्शन में हमारे प्रदेश में डबल इंजन की सरकार द्वारा प्रदेश के समग्र विकास के साथ साथ हमारी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण और संवर्धन की दिशा में भी निरंतर कार्य किया जा रहा है। आज जहां राज्य में सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, रेल और हवाई कनेक्टिविटी सहित सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने की दिशा में कार्य किया जा रहा है, वहीं विभिन्न नीतियों और योजनाओं के माध्यम से राज्य को सामाजिक और आर्थिक रूप से सशक्त और समृद्ध बनाने की दिशा में निरंतर प्रयास किया जा रहा है। बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शनिवार को उत्तराखंड के हरिद्वार पहुंचे थे, जहां पर राज्य के मुख्यमंत्री धामी ने उनका जोरदार स्वागत किया। गृह मंत्री शाह हरिद्वार के बैरागी कैंप में आयोजित जन जन की सरकार 4 साल बेमिसाल कार्यक्रम में शामिल हुए और वहां से एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान अमित शाह ने उत्तराखंड सरकार द्वारा आयोजित नूतन न्याय संहिता पर एक राज्य स्तरीय प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। इसके अलावा शाह ने पुष्कर सिंह धामी सरकार के 4 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित एक कार्यक्रम में करीब 1200 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और आधारशिला रखी। और चलिए इसी की बयानबाजी की जा रही है। विपक्ष ने उनके खिलाफ में मोर्चा खोल रखा है और उनके खिलाफ में अविश्वास प्रस्ताव तक ला दिया है, जिसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जमकर विपक्ष के ऊपर निशाना साधा है। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नो कॉन्फिडेंस मोशन से पहले जमकर लोकसभा स्पीकर की तारीफ भी की है। क्या कुछ उनकी तरफ से कहा गया है, आपको सुनाते हैं।
लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, जो इन दिनों विपक्ष के निशाने पर हैं, उनको अध्यक्ष पद की कुर्सी से हटाने के लिए विपक्ष ने जो अविश्वास प्रस्ताव लाया है, जिस पर विपक्ष के 118 सांसदों ने सिग्नेचर किए हैं, अब उस नो कॉन्फिडेंस मोशन से पहले लोकसभा स्पीकर को प्रधानमंत्री मोदी का साथ मिला है। पीएम मोदी ने राजस्थान में कोटा बूंदी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का शिलान्यास करने के बाद ओम बिरला के कामों की तारीफ करते हुए विपक्ष को आड़े हाथों लिया। और कभी कभी कुछ बड़े घरानों के अहंकारी उत्पाती अगर कोई छात्र आ भी जाते हैं, वो अपना हुड़दंग करने की आदत तो छोड़ते नहीं है, तो भी वो सदन के मुखिया की तरह सबको संभालते हैं, किसी को भी अपमानित नहीं करते। बता दें कि कल से बजट सेशन का दूसरा फेज शुरू होगा। कांग्रेस के 3 सांसद स्पीकर बिरला को हटाने की मांग वाला एक प्रस्ताव लाने वाले हैं। उन पर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और दूसरे विपक्षी नेताओं को सदन में बोलने से रोकने का आरोप लगाया गया है। इस पूरे मामले में बीजेपी और अपोजिशन कांग्रेस ने अपने लोकसभा सांसदों को 3 लाइन का व्हिप जारी किया है। इसमें 9 से 11 मार्च तक सदन में मौजूदगी की उम्मीद की गई है। आगे आपको और अब बात करते हैं श्री कृष्ण की नगरी की, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ा ऐलान किया है। श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर के पक्षकार मंदिर को लेकर एक बड़ी रथ यात्रा निकालने वाले हैं और चुनावों से पहले इसको लेकर एक बड़ा आंदोलन भी किया जाएगा। आप देखिए रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव तो अगले साल हैं, लेकिन उससे पहले राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ा सियासी एजेंडा सेट कर दिया है। सीएम योगी ने राम मंदिर की तरह ही मथुरा में भव्य श्री कृष्ण मंदिर के लिए आंदोलन का ऐलान कर दिया है। कन्हैया की कृपा होगी तो अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि की तरह यहाँ पर भी आगे के कार्यक्रम इसी रूप में आगे बढ़ते जाएंगे। सूबे के मुखिया ने ये बयान श्री कृष्ण की नगरी मथुरा में दिया, जहां पर वो एक कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे। वहीं पर उन्होंने राम मंदिर की तरह मथुरा में कृष्ण मंदिर बनने का बयान दिया। दिल्ली के उत्तम नगर में होली के दिन जो घटना हुई उसने पूरे देश को ही पूरे देश को ही हैरान करके रख दिया है और ऐसे में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की तरफ से भी निर्देश दिए गए हैं। और इस सब के बीच मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कठिन से कठिन जो कदम है वो उठाने की बात कही है और बड़ी कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। साथ में मृतक के जो परिजन हैं उन्होंने पुलिस के ऊपर क्या कुछ आरोप लगाए हैं। अभी फिलहाल मामला कहां तक पहुंचा इन्वेस्टिगेशन का, आपको समझाते हैं। दिल्ली के उत्तम नगर इलाके में होली पर हुई घटना ने पूरी राजधानी को झकझोर कर रख दिया। एक पानी के गुब्बारे को लेकर शुरू हुए विवाद ने 26 साल के तरुण कुमार की जान ले ली। इस जघन्य हत्या के बाद दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सोशल मीडिया के जरिए अपना कड़ा रुख अपनाया है। सीएम ने इसे समाज को शर्मसार करने वाली घटना बताते हुए कहा कि दिल्ली में हिंसा के लिए 0 टॉलरेंस की नीति है। सीएम रेखा गुप्ता ने कहा, प्रशासन को स्पष्ट और कड़े निर्देश दिए गए हैं कि इस अपराध में शामिल सभी दोषियों को तत्काल गिरफ्तार किया जाए और उनके विरुद्ध कानून के अनुसार कठोरतम और शीघ्र कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। इस मामले में सख्त और उदाहरणात्मक कार्रवाई की जाएगी ताकि भविष्य में कोई भी ऐसी अमानवीय घटना करने का दुस्साहस न कर सके। इस मामले में दिल्ली पुलिस ने कई गिरफ्तारी का दावा किया है, लेकिन मृतक के भाई अरुण कुमार ने दिल्ली पुलिस की कार्रवाई पर सवाल खड़े कर दिए हैं और कहा कि दिल्ली पुलिस ने अभी तक आरोपियों की गिरफ्तारी का कोई सबूत नहीं दिया है। एक बलून था, बच्चे के हाथ से नीचे गिर गया था, उसके बच्चे के हाथ में गिर गया था, तो वहाँ पर कोई लेडीज था उनके ऊपर चला गया था, तो उसने ही ये सारा दंगा फैलाया। मतलब वो चाहते हैं कि यहाँ पर हम ही रहे, बाकी और कोई रहे ना, और बल्कि वो काम भी रंगाई का करते हैं, पिटाई वगैरह होती है और बाकी उनसे कोई प्रॉब्लम तो होनी नहीं चाहिए। जो बलून गिरा बाकी उनको लड़ना था, इसलिए वो लेडीज को आगे करके लड़ गए ताकि कोई कंप्लेंट ना बने उनके खिलाफ। वो तो पुलिस सिर्फ बता रही है, कोई एविडेंस प्रूफ नहीं दिया कि गिरफ्तार हुए। कम से कम 20-25 लोग थे एनकाउंटर के। मैम एनकाउंटर होना चाहिए, योगी सरकार वाला रूल होना चाहिए।
ये पूरी घटना उत्तम नगर के जे कॉलोनी इलाके की है। बुधवार 4 मार्च की रात एक 11 साल की बच्ची अपने घर की छत से होली खेल रही थी। बच्ची ने गलती से नीचे एक गुब्बारा फेंका जो सड़क से गुजर रही एक महिला को लग गया। मृतक के दादा मान सिंह के मुताबिक महिला ने इस पर गालियां देना शुरू कर दिया। देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि दूसरे समुदाय के दर्जनों लोगों ने इकट्ठा होकर तरुण के परिवार पर हमला कर दिया। जब तरुण घर लौट रहा था तब उसे बेरहमी से पीटा गया, जिससे अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। राजनीति से जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको बताते हैं। जेडीयू में एंट्री लेने वाले हैं नीतीश कुमार की बेटी, और इस बीच तमाम जो तैयारियां हैं वो हो चुकी हैं। नीतीश कुमार के लिए कहा जा रहा था कि वो 10 अप्रैल तक मुख्यमंत्री के पद पर रहने वाले हैं, लेकिन इस सब के बीच में जानकारी आपको बिहार की राजनीति से जुड़ी बता रहे हैं, जहां पर सीएम नीतीश कुमार के बेटे दोपहर 1 बजे पार्टी की सदस्यता ग्रहण करने वाले हैं। औपचारिक तौर पर अब नीतीश के बेटे निशांत पार्टी के अंदर जुड़ जाएंगे। केंद्रीय मंत्री और जेडीयू नेता ललन सिंह की मौजूदगी में पार्टी की सदस्यता ग्रहण करेंगे। इस मौके पर राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा, प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा समेत पार्टी के बड़े नेता मौजूद रहने वाले हैं। आप एक रिपोर्ट देखिए। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार का शनिवार को बड़ा सियासी अंदाज भी देखने को मिला। कल तक राजनीतिक गलियारों से दूर रहने वाले निशांत का राजनीतिक हाव भाव देखने को मिला। जेडीयू ज्वाइन करने से पहले निशांत फुल पॉलिटिकल एक्शन में दिखे। निशांत ने जेडीयू दफ्तर में एक बड़ी बैठक की, जिसमें पार्टी के कई बड़े नेता शामिल रहे और उनके साथ संवाद करते दिखे। सब लोगों की इच्छा थी कि निशांत जी आके पार्टी में काम करें। हम लोग, मैंने ही प्रस्ताव दिया और सब लोगों ने उसका समर्थन किया। जो जिला अध्यक्ष, जो हमारे जो नए जिला अध्यक्ष उनसे उनकी मीटिंग हुई है, वो 1 बजे पार्टी ज्वाइन करेंगे। पार्टी का ज्वाइन क्या करना है, पार्टी में तो है ही, वो फॉर्मली पार्टी का काम शुरू करेंगे। वहीं सीएम नीतीश के राज्यसभा जाने पर भी सियासी घमासान खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। विपक्षी आरजेडी लगातार नीतीश पर निशाना साध रही है और इस बार पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने सवाल खड़े कर दिए हैं। नहीं कर रहा है, बीजेपी बिहार से भगा रहा है नीतीश कुमार के, वो भी उनका भरोस हो गया है नीतीश कुमार के। नहीं जाना चाहिए, बिहार नहीं छोड़ना चाहिए। अपने नेता नीतीश कुमार पर जैसे ही विपक्ष का हमला हुआ, वैसे ही पार्टी भी जवाब देने के लिए आगे आ गई। बहुत लोग को लगता है कि राज्यसभा जा रहे हैं, मुख्यमंत्री जी 25 से 30 तक जो सरकार चलेगी बिहार में, उसमें उन्हीं के मार्गदर्शन में बिहार की सरकार चलेगी। उन्होंने लिखा भी है और उन्होंने बोला भी है कल के बैठक में, उनके मार्गदर्शन में सरकार चलेगी। पार्टी का काम वो देखेंगे, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, इस सरकार को गाइड करेंगे। जो सरकार चलेगी यहाँ पर, उनके लोग इस सरकार में रहेंगे और निशांत जी भी पार्टी का काम करेंगे और आने वाले समय में और जो जिम्मेवारी जो पार्टी उनको देगी वो काम करेंगे। नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने के बीच अब देखना यह है कि उनके बेटे को बिहार की राजनीति में क्या रोल मिलने वाला है। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जो गुस्सा है वो उनके अफसरों के ऊपर फूटता हुआ नजर आया है। दरअसल सीएम नीतीश कुमार पहुंचे थे समीक्षा कार्य करने के लिए विकास कार्यों की, और ऐसे में उन्होंने जैसे ही देखा कि लापरवाह तरीके से काम किया जा रहा है या फिर चूक हो रही है, तो उन्होंने वहां पर गुस्सा करते हुए वो नजर आए। बिहार के सीएम नीतीश कुमार एक और दिल्ली जाने की तैयारी में हैं, तो वहीं दूसरी तरफ ग्राउंड पर उतरकर विकास कार्यों का जायजा भी ले रहे हैं। शुरू से किए नीचे तो सबसे पहले रहेगा। बात से कह रहे हैं कि इसको जरा ऊपर वाला चले, वो हो गया है, सब लोगों को सुविधा हो गई। हम तो उसी से आकर के जब शुरू करवाया तो किए, अब बाद में इसको भी करवा दे, फिर हम ऊपर से करें। हम बहुत दिन से देख रहे हैं। सीएम नीतीश कुमार शनिवार को बख्तियारपुर पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने बन रहे बख्तियारपुर ताजपुर 4 लेन के कामों का जायजा लिया और समीक्षा के दौरान कुछ कमियां देखी तो ऑन स्पॉट अफसरों की क्लास भी लगा दी। 1 महीना सर, यही महीना इतना बार बस यही महीना जी सर, बिल्कुल हो जाएगा सर, 1 महीना स्पीड से कर देगा, सब कुछ सुविधा हो। मुख्यमंत्री नीतीश के सख्त तेवर के बाद अफसर भी एक्शन में दिखे और सीएम से हाथ जोड़कर अफसरों ने जल्द काम पूरा होने का भरोसा दिया। राष्ट्रपति
द्रौपदी मुर्मू के पश्चिम बंगाल के दौरे को लेकर आ रही खबर की, जिसको लेकर विवाद देखने को मिल रहा है। दरअसल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बंगाल पहुंची थी एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, लेकिन इस दौरान न तो ममता बनर्जी उनको रिसीव करने के लिए पहुंची, न ही राज्य सरकार की तरफ से कोई मंत्री वहां पर आया, जिसके बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस पर आपत्ति जताई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू तय कार्यक्रम के मुताबिक शनिवार को दार्जिलिंग पहुंची थी, लेकिन द्रौपदी मुर्मू के स्वागत में न मुख्यमंत्री ममता बनर्जी मौजूद रही और न ही राज्य सरकार का कोई मंत्री मौजूद रहा। और जिस जगह पर अंतर्राष्ट्रीय संथाल सम्मेलन हो रहा था, वहां पर भी भारी अव्यवस्था देखने को मिली, जिसको लेकर प्रेसिडेंट ने अपनी नाराजगी भी जाहिर की। आज उनका मन में ऐसा है तो फिर वो भी धन्यवाद है, क्योंकि जनरली देखा जाए तो प्रेसिडेंट आते हैं तो चीफ मिनिस्टर भी आना चाहिए, मंत्री भी आना चाहिए, लेकिन चीफ मिनिस्टर मैडम भी आए नहीं और गवर्नर का तो तबादला हो गया है तो वो नहीं आ पाए। लेकिन क्योंकि डेट पहले से फिक्स था इसीलिए मैं आ गई। राष्ट्रपति मुर्मू के बयान पर सीएम ममता बनर्जी ने बीजेपी को आड़े हाथों लिया है और कहा कि बीजेपी राज्य सरकार को बदनाम करने के लिए राष्ट्रपति का इस्तेमाल कर रही है और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रेसिडेंट पर भी हमला बोल दिया। You are a number one chair in this country, was the president of India. Don't play politics. Don't play politics at the time of election. As per BJP advice, you can criticize us. We will not. But fact I have to say. वहीं इस पूरे मामले में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने भी आपत्ति जताई है। एक्स पर पोस्ट करते हुए वाइस प्रेसिडेंट ने लिखा कि राष्ट्रपति का पद हमारे गणतंत्र का सर्वोच्च संवैधानिक पद है और इससे हमेशा वो गरिमा, प्रोटोकॉल और सम्मान मिलना चाहिए जिसका ये हकदार है। पश्चिम बंगाल में आज राष्ट्रपति के संवैधानिक पद के अनुरूप व्यवस्थाओं में हुई कोई भी चूक दुर्भाग्यपूर्ण है। माननीय राष्ट्रपति के पद की पवित्रता को हमेशा बनाए रखा जाना चाहिए और राष्ट्र के सर्वोच्च पद को उचित सम्मान दिया जाना चाहिए। प्रेसिडेंट प्रोटोकॉल से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं, जिसको लेकर सियासी घमासान मचा हुआ है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ममता बनर्जी के इस रवैये को लेकर तमाम सवाल खड़े किए हैं। इसके साथ साथ में भारतीय जनता पार्टी के और भी कई सारे अन्य मंत्री हैं जो कि ममता बनर्जी को आड़े हाथों लेते हुए नजर आए। आपको दिखाते हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के रवैये पर सवाल उठाए और एक्स पर लंबा पोस्ट लिखा। पीएम मोदी ने कहा कि ये शर्मनाक और अभूतपूर्व है। लोकतंत्र और आदिवासी समुदायों के सशक्तिकरण में विश्वास रखने वाला हर व्यक्ति निराश है। राष्ट्रपति का पद राजनीति से ऊपर है और इस पद की गरिमा का हमेशा सम्मान किया जाना चाहिए। आशा है कि पश्चिम बंगाल सरकार और टीएमसी में सुधरने की भावना जागृत होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का भी पोस्ट सामने आया और बंगाल सरकार को निशाने पर लिया। गृह मंत्री शाह ने लिखा कि पश्चिम बंगाल में टीएमसी सरकार ने आज प्रोटोकॉल की घोर अवहेलना करते हुए भारत के राष्ट्रपति का अपमान करके अपनी अराजक हरकतों की नई हद पार कर दी है। इससे टीएमसी सरकार की भ्रष्टता उजागर होती है, जो न केवल नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों का मनमाने ढंग से उल्लंघन करती है, बल्कि अपने अत्याचार से भारत के राष्ट्रपति को भी नहीं बख्शती। राष्ट्रपति के प्रोटोकॉल मामले में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी बंगाल सरकार को कटघरे में खड़ा किया और लिखा कि अभूतपूर्व है। उनके संवैधानिक पद के अनुरूप हर प्रोटोकॉल और व्यवस्था का पालन किया जाना चाहिए। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी ट्वीट कर सीएम ममता बनर्जी को घेरा। योगी ने लिखा कि राष्ट्रपति जी के प्रति टीएमसी का ये दुराग्रह उनके राजनीतिक अहंकार और ओछी मानसिकता को स्पष्ट रूप से दर्शाता है। संपूर्ण देश इस कृत्य से आहत है। पश्चिम बंगाल सरकार को अपने इस अमर्यादित आचरण के लिए देश से अविलंब सार्वजनिक क्षमा मांगनी चाहिए। लेकिन पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इस मामले में अकेले नहीं पड़ी। कांग्रेस की ओर से दीदी को भरपूर समर्थन मिला और कांग्रेस नेता उदित राज ने राष्ट्रपति के सम्मान को लेकर बीजेपी पर ही सवाल खड़े कर दिए। हैरानी तो तब होनी चाहिए कि जब संसद भवन का
निर्माण पूरा हो गया था, उद्घाटन करना था, तब तो इनको आमंत्रित नहीं किया गया, तब इनको ऑब्जेक्शन करना चाहिए था। और राम मंदिर का जब उद्घाटन हो रहा था तब भी इनको नहीं बुलाया गया। तो जिस सरकार ने इनको राष्ट्रपति बनाया उन्होंने कौन सा इज्जत दे दिया है इनकी। शो में